अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज ज़रा बात होगी पाकिस्तान के नेशनल गेम की, यानी हॉकी की। काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि हॉकी पर अल्लाह ताला को बेहतरी करे और जो फेडरेशन में बैठे लोग हैं उनके ऊपर ज़रा हिलजुल हो। बड़ा लंबा टाइम लगा और हुकूमत को भी बहुत लंबा टाइम लगा, पैटर्न इन चीफ को भी बड़ा टाइम लगा ये समझने में कि मैं पैटर्न इन चीफ हूँ और जो लोग हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हैं वो हॉकी पर मुसल्लत और ज़्यादा नहीं हो सकते। हॉकी के साबिक सदर सजाद खोखर साहब बड़ी ही मुश्किल से, जो निगरान वज़ीर आज़म है, मैं मुश्किल से क्यों ये भी आपको बताऊंगा, बड़ी ही मुश्किल से और बड़ी मेहनत करके निगरान वज़ीर आज़म ने उन्हें हटाया और उनकी जगह तारिक हुसैन बुगटी साहब को नया सदर अपॉइंट किया। तारिक हुसैन बुगटी साहब आए, आते ही उन्होंने एक ख़त भी लिखा, गवर्नमेंट को भी लिखा, वजारत दाखिला को भी लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने करप्शन की है उन लोगों के नाम ECL में डालें और उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। वो अपना नाम क्लियर करवाएं तो फिर बाहर जाएं, जहाँ मर्जी जाएं। और ये बात बिल्कुल जायज़ है क्योंकि हॉकी नेशनल गेम है, उसकी तबाही का क्राइम बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि जिस तरह से हॉकी को तबाह किया गया। आज जो हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी अरसे से ये उस पर बात भी कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं हॉकी की और जानते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। उसके साथ साथ करप्शन की ऐसी कहानी है कि आप लोग सुन के एक बार तो लर्जा तारी हो जाएगा। खिलाड़ियों के पास खाने को पैसे नहीं है। हॉकी का कैंप लगा नसीर बुंदा हॉकी ग्राउंड में, वहाँ पर खिलाड़ियों के पास वो वाले शूज़ अवेलेबल नहीं थे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करें। हॉकी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, पैसे उन खिलाड़ियों के पास नहीं। जहाँ वो रह रहे थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम, सारा इंतज़ाम ठीक था, लेकिन बेचारे ठंड में सुबह उठ के नहाना पड़ता था उन्हें और ठंडे पानी से, तो वहाँ पर वो गीज़र का भी इंतज़ाम नहीं था। इस हालत में पाकिस्तान हॉकी हो रही है। जूनियर टीम गई वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वर्ल्ड कप में जूनियर टीम ने शुरू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर उसके बाद वही रविश, आखिर में रोते रोते अब 8वीं 9वीं पोजीशन तक आके खड़े हो गए। सीनियर टीम में अभी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ओलंपियंस की बारियां लगी हुई हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ जिनका मैं नाम लेता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। राना मुजाहिद थे, उससे पहले हैदर थे, हैदर को हटाया सजाद खोखर साहब ने और अपनी जो मअतल हुई हुई इंतज़ामिया थी उसको एक कांग्रेस के बगैर ये एक नोटिफिकेशन के साथ उन्होंने बहाल कर लिया और ख़ुद ही सारे मामला चलाते रहे और किसी को बताने की जहमत नहीं कर रहे कि इनके टेन्योर में ये जो करोड़ों रुपए की करप्शन है, कुछ मेरा ख्याल 70 से 80 करोड़ का कोई करप्शन का मामला है और ओवरऑल 15 सालों में 1 अरब 52 करोड़ की करप्शन की कोई कहानी है कि जो कैश में पैसे यूज़ हुए। GST की मद में खिलाफ ज़ाब्ता मामला थे तो 11 मिलियन का उसके ऊपर भी एक केस इंक्वायरी चल रही है और 39 से 40 मिलियन की एक अलग इंक्वायरी FIA में चल रही है। तो इतने बड़े पैसे हॉकी के पास पड़े हैं, खिलाड़ी क्यों बगैर खाए पिए, बगैर नौकरियों के, बगैर पैसों के खेलने पर मजबूर हैं? अगर इतना पैसा है हॉकी में तो अब समझ आ रही है कि हॉकी की तबाही की असल वजह ओहदेदारान, फेडरेशन और ओलंपियंस खुद हैं। अच्छा लगे बुरा लगे, बात बिल्कुल सच है। असगर अजीम साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी ही गहरी नज़र रखते हैं हॉकी पर और ये जो करप्शन की दास्तान है ना, ये बड़ी बैकग्राउंड से जाके असगर भाई इसको कवर कर रहे हैं और जानते हैं। फिर सईद अहमद साहब एक अच्छा बड़ा नाम, हॉकी एनालिस्ट भी हैं, हॉकी खेल चुके हैं तमाम उन प्लेयर्स के साथ जो इस वक्त बड़े ओलंपियंस हैं और हॉकी पर बहुत लंबा चौड़ा इनका जर्नलिस्टिक काम भी है। सईद भाई थैंक यू सो मच आपका भी। साथ ही साथ हॉकी पर किताब लिखी गई, उस किताब के ऑथर भी हैं, हॉकी के कमेंटेटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, रियाजुद्दीन भाई, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हॉकी की बात हो और ये सारे हजरात ना हो तो हॉकी का वो मज़ा नहीं है। सईद भाई ज़रा असगर भाई से शुरू करते हैं, फिर मैं आपके पास तो एक लातादाद हम आते हैं ये सारे मामलात के साथ। असगर भाई बड़े लंबे अरसे से आप इस पर बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूं कि 15 सालों में 1 अरब 52 करोड़ की करप्शन हो गई। हॉकी के प्लेयर के पास खाने को पैसे नहीं है, हॉकी के प्लेयर के पास जूते नहीं है, हॉकी के प्लेयर के पास कपड़े नहीं है, हॉकी के प्लेयर के पास रिहाइश की जगह नहीं है, उनको फंड्स नहीं मिलते हैं। इधर करोड़ों अरबों की करप्शन हो रही है। देखिए ये अभी से तो करप्शन नहीं हो रही, करप्शन ही की वजह से तो पाकिस्तान हॉकी जवाल की जानिब शुरू हुई और अब जवाल की इंतहाई जो निचली सतह है वहां पर पहुंच चुकी है। और जाहिर है जब ऊपर वाले सिंसियर ना हो और वो सिर्फ माल कमाने की नीयत से आए तो चीजों का तबाह होना एक फितरी अमल है, वो हॉकी हो या सियासत हो या मुल्क का कोई भी शोबा हो। आपको पता है कि जब 2009 में मेरे ख्याल 2009
9 साल पहले ये आए हमारे आपके इंतहाई मोहतरम शख्सियत जो कहलाते हैं सज्जाद खोकर साहब। और तो इन्होंने कोई बगैर नोटिफिकेशन के आए। मुझे याद है कि ये अपने जो नवाज शरीफ वजीर आजम थे उनके जो एडीसी थे, ये इन्होंने उससे अपने ताल्लुकात निकाले और उससे उसके बाद वजीर आजम से मिलने चले गए। वजीर आजम से इन्होंने कहा कि जी मुझे सैफुल्लाह की जगह टेनिस में फेडरेशन का सदर लगा दें। इनका इंटरेस्ट था टेनिस में जाने के लिए, क्योंकि टेनिस में ही बहुत पैसा है और वो भी कहानी किसी दिन खोलेंगे हम, क्योंकि वहां भी कोई कमी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जनाब हमें टेनिस का सदर लगा दें। तो मियाँ साहब ने कहा कि यार वो तो मेरा दोस्त है और उनके साथ चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो तुम हॉकी को देख लो। तो नोटिफिकेशन कोई नहीं निकला, ये सेकंड डे चले गए अपने साथियों के साथ और मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का नाम लेकर बैठ गए जाके, और इन्होंने जाके अख्तर रसूल को चलता किया। अब अख्तर रसूल साहब खुद करप्शन में मुलविस हैं, तो वो भी ज्यादा बोल नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर है बात सामने ब्रिगेडियर आके बैठ जाए तो अख्तर रसूल की क्या औकात रह जाती है, भले बहुत बड़ा ओलंपियन हो। तो वो बैठ गए जनाब, उन्होंने सारे मामला को अपने कंट्रोल में कर लिया। और उससे भी दिलचस्प बात ये रही कि जनाब एक के बाद एक, यानी कि राना मुजाहिद को फारिग किया कि जी आप करप्ट हैं, आपने हॉकी की खिदमत नहीं की, आप सही नहीं चला सके। राना मुजाहिद चले गए, उन्होंने कहा अच्छा भाई मेरा जाना ही बेहतर है। फिर उन्होंने जो है शहबाज सीनियर को लेकर आए और कहा कि जनाब शहबाज सीनियर बहुत ही हार्ड वर्कर है और बहुत आगे जाएगा। फिर शहबाज सीनियर पे इल्जाम लगाया कि आप करप्ट हैं, मैं और वो रिपोर्ट जो आपके खिलाफ हुई है सिंध बैंक की, अगर एफआईए को दे दूं तो शहबाज सीनियर जैसे ओलंपियन को हथकड़ी लग जाए। शहबाज सीनियर को रुखसत कर दिया। फिर आसिफ बाजवा को ले आए कि जी आसिफ बाजवा जो पहले ही करप्शन की बुनियाद पर फारिग हुए थे, उन्हें आप लेकर आ गए और फिर उनको भी आपने करप्शन की बुनियाद पर फारिग किया। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ करप्शन में थे, बल्कि करप्शन के मंबा तो खुद सज्जाद खोकर साहब साबित हुए जब सिंध बैंक अकाउंट का सामने आया। वो खुफिया अकाउंट ना जिसकी कभी कोई ऑडिट हुआ, ना जिसका कहीं कोई जिक्र हुआ, बल्कि अपने भाई से जो उस वक्त लाहौर में सिंध बैंक में मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे, अपने भाई की हैसियत से वो अकाउंट खुलवाया उन्होंने, उसके जरिए खुद लेटर लिखा, खुद एनओसी दी और कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है उसमें अरसलान, और ये सब सज्जाद खोकर साहब ने की है। फिर यही पैसा वो घुमा के लाके हॉकी के किसी इवेंट के लिए दे देते और कहते हो यार देखो मैंने तो वही पैसा लेकर आ रहा हूँ, मैं तो खिदमत कर रहा हूँ हॉकी की। ये नहीं बोल रहे कि यार हॉकी की जो पैसा था वो मैं घर ले गया, उसी में से मैं थोड़ा सा निकाल के इनको दे रहा हूँ ताकि मेरी गाड़ी चलती रहे और मेरा नाम बना रहे। तो कहानी खुलती है अरसलान। अब एफआईए जो है वो 11 केसेस की इंक्वायरी कर रही है, उसमें शहबाज सीनियर भी शामिल है, उसमें खालिद सज्जाद खोकर भी हैं, उसमें अख्तर रसूल भी हैं, उसमें आसिफ बाजवा भी हैं, ये सब के सब राना मुजाहिद भी है। क्योंकि बॉस हॉकी जो है वो मैंने तो नहीं खरीदी थी ना, वो हॉकी कहाँ गई, करोड़ों रुपए की हॉकी खरीदी गई और कहाँ चली गई। जाली कैंप खवातीन का मैंने नहीं लगवाया था, वो जाली कैंप लगवाने वाले हैं और उसको जो कैंप कमांड था उसने खुद कह दिया कि जी मैंने तो कैंप ही नहीं लगवाया, मुझे तो पता ही नहीं है इस कैंप का। फिर जब वो इवेंट होता है बेनजीर कप और दीगर बड़े इवेंट होते हैं तो साले के नाम पर के जो है कंपनी खोली जाती है इवेंट मैनेजमेंट की और उसके नाम पर स्पॉन्सर लिया जाता है। नेशनल बैंक पासपोर्ट का जो इदारा है हमारा इमिग्रेशन का, वहां से स्पॉन्सरशिप ली जाती है। रहमान मलिक उस वक्त वफाकी वजीर होते हैं, बड़ा पैसा उनको मिलता है, वो पैसा भी कमीशन के थ्रू गया और 30% जो है खुद और उस वक्त जो सेक्रेटरी थे 30% मेरी इत्तला के मुताबिक आसिफ बाजवा ने उसमें से ले लिया। मैं किस कानून के तहत एक सेक्रेटरी नहीं रिश्तेदार का जो है वो कंपनी खोले और फिर उसमें से वो पैसा जो बराह रास्त स्पॉन्सर पीएचएफ को हो सकता है उसके जरिए लाकर खुद 30% आप ले लें, वो किस खाते में आप ने ले लिया, आपको ये आईनी हक नहीं था। फिर आप ये देखिए कि 1 अरब 52 करोड़ रुपए की कैश लेन देन है, उसको बैंक अकाउंट चेक के जरिए नहीं है, अब इसका हिसाब देने को कोई तैयार नहीं है। खुद खालिद सज्जाद खोकर 80 करोड़ के ज्यादा से जो है जिम्मेदार हैं, जो उनके दौर में जो है कैश ट्रांजेक्शन हुई है कैश के तौर पे लिया गया है, वो उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। हाँ ये जरूर है अरसलान कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं जो हूँ उसको चैलेंज करूंगा और ये जो है गैर आईनी इकदाम है। और भाई जब पैटर्न इन चीफ ये इकदाम गैर आईनी है तो पैटर्न इन चीफ का आपका बगैर नोटिफिकेशन का इकदाम आईनी कैसे हो सकता है। अरसलान खोकर साहब इनको समझाइए कि जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंतहाई गलत तरीका अपना रहे हैं, ऐसा नहीं हो
खालिद सज्जाद खोखर साहब के जो है वो कोई कोर्ट मार्शल का इनको सामना ना करना पड़ जाए, तो ये रिटायर फौजी हैं, इनको सोचना चाहिए और डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि अब घर बैठ जाएं, अब इन चीजों को छोड़े, एफआईओ को अपना काम करने दें, जो ओलंपियन जेल जाता है जाने दें, क्योंकि इज्जत हम इस मुल्क ने दी, इस पैसा इस हॉकी ने दिया, तो इस मुल्क को, इस हॉकी को सब कुछ लेने का भी इख्तियार है इनसे। बिल्कुल जरूरी ठीक नहीं बात कि है। मैंने तो खिदमत दी है तो मैं आग का तारा बनकर इसकी ऐसी की तैसी करता रहूं, इसको बर्बाद करता रहूं। ये होते कौन है हमारी हॉकी को बर्बाद करने वाले? इनकी औकात क्या है? ये तो वो है जिन्होंने जो है बगावत की थी 1990-91 में, याद है आपको? बिल्कुल किसने सही। बगावत की थी? तो असगर यही भाई लोग तो बड़ी बड़ी, है। असगर भाई वैसे आपने जो स्टोरी बयान की है ना, ये बड़ी, मैं कहता हूँ होश कुश है, अजीब व गरीब सिचुएशन है। सईद भाई आप तो खैर आपने तो खुद भी इसका खुलासा किया था कि वो कैंप जो लगा उसमें वो कैंप लगाने वाले नहीं कह दिया कि मैंने तो कोई कैंप ही नहीं लगाया। यार आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी करप्शन है, और खुद आए हैं पैटर्न इन चीफ के एक बात कहने से। वो नोटिफिकेशन जो मिला नहीं वो ठीक था, और जो अब पैटर्न इन चीफ ने जिसको अपॉइंट किया वो गलत है। ये तो अजीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरसलान, बात यह है कि जहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने फ्रेमवर्क पे नहीं होता वहाँ पर करप्शन शुरू हो जाती है। अब अगर आपकी इब्तदा ही यानी कि बग़ैर नोटिफिकेशन के, बग़ैर रूल्स को फॉलो किए किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंस के बगैर आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको बाकायदा तौर पर एक क्लीन चिट मिल गई है कि आप जो चाहें कर रहे हैं। जब आप बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंस के आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ही करप्शन शुरू हो गई। बिल्कुल सही है। ये जो अदल का तस्वर हमारे मज़हब में भी है वो ये है कि मेरिट के ऊपर आपने फैसले करने हैं, आपने जस्टिस करना है। दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चुभती है वो गुर्बत अफलास नहीं है, वो नाइंसाफ़ी है। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, वहाँ से ये नाइंसाफ़ी का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, और फिर हम ये देख रहे हैं कि उसने अपने हुक्मनामे से अब फिर ये तमाम के जितने कानून थे, जितने रूल्स थे, कितने रूल्स और प्रोसीजर थे, एक सेट असाइड कर दिए गए। और फिर जो हुक्म हुआ, यानी कि जो आपने प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसका जो कहना है, उसकी जो ख्वाहिश है, वो अब कानून वहाँ पे बन गया है। और उसने जो चाहा, अब ये देखें कि असगर भाई ने तो पूरे का पूरा जो है वो बाकायदा तौर पर एक चंक वाइज बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी करप्शन हुई है। तो ये जो करप्शन की दास्तान है कि पूरी की पूरी के यहाँ पर पैसे, और फिर इवेंट मैनेजमेंट की अगर कभी बात कर रहे हैं, ये भी असरबाजी ने बात की है कि अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं, यानी कि उसको, अपने रिलेटिव को आपने इवेंट मैनेजमेंट की एक कंपनी बना के दे दी। मुझे ये बताएं कि ये जो काम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कानून को आप यानी कि वायोलेट कर रहे, जगह जगह पे पाकिस्तान के बेशुमार कवानीन का आपने तिया पांचा करके रख दिया। अभी यानी कि असगर भाई ने एक जो बात स्टार्ट की थी ना, जिसमें ये उन्होंने कहा कि जी इन्होंने हमारी जो शनाख्त थी उसको बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही कहा। देखिए पाकिस्तान की जो शनाख्त थी वो हॉकी थी, ऐसा ही है, नेशनल गेम है सर, नेशनल गेम। और उस शनाख्त को जो डैमेज करना, सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है, अगर आप पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी पढ़ें, जो इसको फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें जो आपकी डिग्निटी की बात है, तो ये जो डिग्निटी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायोलेशन है, ये कवानीन की भी वायोलेशन, जगह जगह पे इसने वायोलेशन की है। और फिर क्या सिलसिला शुरू किया करप्शन की दास्तान ने, कभी किसी को साथ मिलाया, कभी हमारे दोस्त ही सर बारियां लगी हुई हैं। राना मुजाहिद साहब को दूसरी तीसरी बारी आते हैं, बाजवा साहब आ जाते हैं, 2-2 3 दिन, कभी सेक्रेटरी आ जाते हैं, कभी चीफ सिलेक्टर आ जाते हैं, शहबाज सीनियर आ जाते हैं, हैदर थोड़ा काम कर रहा था उसको साइडलाइन कर दिया। ये ऐसे ही करते हैं ना, कभी किसी को अपना सिलेक्टर बना दिया है, किसी को सेक्रेटरी बना दिया है, किसी को मैनेजर बना दिया है, किसी को पूरे प्रोग्राम का हेड लगा दिया है। तो यही वो चंद एक लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, और जब भी ये बात करेंगे कि जी जब तक हम थे उस वक्त तक हमने हॉकी को बामे अरूज तक पहुंचा दिया। अगर वहाँ पे बहसीयत खिलाड़ी आप बामे अरूज तक पहुंचा सकते हैं, तो बहसीयत एक मैनेजर के, ऑफिशियल्स के, आपने क्या रोल प्ले किया है। अगर उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए, एम्पिरिकल डाटा हमारा यानी असगर भाई के पास मौजूद है, ऐसा एम्पिरिकल डाटा हम निकाल के उसका एनालिसिस करें, तो यानी कि उतना आपने पाकिस्तान की हॉकी को सर्व नहीं किया जितना आपने उसको डैमेज किया है। मैं एग्री सईद भाई, इस पे थोड़ा सा ना, इस पे हम और डिटेल में, हमारे यहाँ जो शुरुआत के बाद की किस्सा है ना, जो तबाही वाला, वो बड़ा खतरनाक है। उसमें खिलाड़ियों की सबसे बड़ी तबाही है।
रियाज भाई क्या कहते हैं सर? असगर भाई ने तो खैर सारी तस्वीर खोल के रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और सलाम। मैं एक शेर है उसके साथ इसकी इब्तिदा करूंगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बात यह है कि देखें, छोटी मोटी हमारी भी वाबस्तगी है। मैं तकरीबन 80s से मैं जूनियर कैंप में भी था पाकिस्तान के, कराची यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया, कप्तान भी था, एक बैंक की टीम की भी मैंने क़यादत की, और फिर मैंने कमेंट्री भी की, अंपायरिंग भी। कमेंट्री तो खैर अभी भी मैं कर रहा हूँ, और दुनिया भर में जाना होता है, फिर हम ज़ाहिर है स्पोर्ट्स की सहाफत कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये 2008 या 2009 में ये तशरीफ लाए थे अपने सज्जाद खोकर साहब। लेकिन मसला कहने के ये है कि जितने भी लोगों के नाम लिए गए सेक्रेटरी जो आए इस दौर में, आप ये देखें कि ऑन एंड ऑफ सब ने एक दूसरे की मुखालफत भी की और सब ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। तो ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, और आखिर वक्त तक जो जो लोग रहे, बात ये कि क्या मतलब लोगों को नहीं पता था कि करप्शन 2008 से 2009 से हो रही है? सबको ये पता था। और मतलब ये कि मुबैना तौर पे जितने भी सेक्रेटरीज आए सबके नाम दिए गए। तो कहने का मकसद ये है कि जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसमें जो है ओलंपियंस खुद भी मौजूद हैं, सब नहीं है, जो भी हैं वो उन्हें खुद भी पता होगा कौन कौन लोग इसमें जो बारियां ले रहे हैं, सारों के नाम बताएं जो बारियां ले रहे हैं, जो ओहदों के लिए आते हैं, और कौन है? तो कहने का मकसद ये है कि देखें, ये कोई हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और सही को सही और गलत को गलत कहना होगा। इन सारे लोगों ने जिन जिन के नाम लिए गए करप्शन के हवाले से, इन सब ने एक दूसरे को हमेशा एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया, और उसी की वजह से ये लिंगर ऑन हुए और अभी तक ये सब सिलसिला जो है चलता चला आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि वैसे तो देखें, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो है कोलैप्स कर गई हैं, और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका रिफ्लेक्शन है, और कोई भी शोबा जो है वो बाहर नहीं है। चाहे आप क्रिकेट देख लें, हॉकी देख लें, फुटबॉल का आपके हाल आपके सामने। तो ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि चलती रहेंगी जब तक मतलब ऊपर से मामला सही नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। तो वे सब ये करेंगे जी जब से 2009 से करप्शन हो रही है, तो जो देखने वाले लोग थे, क्या उनकी नजर से ये चीज ओझल थी, या जिन लोगों जो लोग आज मतलब इल्जाम लगा रहे हैं क्या उनको नहीं पता था? आप जिसको देख लें, मतलब राना मुजाहिद को देख लें, आप बाजवा को देख लें, या और किसी को भी देख लें, सब उनके साथ, मतलब शहबाज सीनियर को देख लें, सब उनके साथ रहे भी हैं, सब ने उनकी मुखालफत की है और उन्होंने भी उनकी मुखालफत की, उन्होंने भी उनकी दोस्ती की है। बात कहने की ये है कि जो आपने अपने इंट्रो में बात कही थी कि लड़कों को तो कुछ नहीं मिल रहा, असल में जो ये जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं ऊपर लेवल पे, इनका टारगेट और फोकस ये होता है कि उनको माल कहाँ से कहाँ मिल सकता है। तो बाकी ये कि जो यार रियाज भाई करोड़ों की नहीं अरबों की जो असगर भाई बात बताते हैं, वो करोड़ों नहीं अरबों की है। इतनी बड़ी करप्शन है, मतलब 15 सालों में। तो यार ये प्लेयर्स को क्या मिला इन 15 सालों में? और सलाम भाई, कहने का मकसद तो यही है कि इतने सालों से हो रही है ये, आज एक आध साल से तो नहीं हुई। तो वो लोग कहाँ थे जो मतलब पहले उन्होंने क्यों ये चीज इन चीजों को देख के पॉइंट आउट नहीं किया, इसको ट्रेस आउट नहीं किया? क्यों वो मतलब ये कि अदालतों में लेके नहीं गए? इसलिए कि सबके मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और एक दूसरे को आंखें तो दिखाते थे लेकिन करते इसलिए कुछ नहीं थे कि वो भी उसमें इन्वॉल्व थे और वो फायदा भी उठाना चाहते थे। तो ये एक माइंडसेट है हमारे यहाँ जितने भी मतलब फेडरेशन के सरबराह रहे, उनका वो इंटरनेशनली विजनरी उनका विजन नहीं है, और वो बजाय इसके कि दुनिया में आप ये देखें कि किस तरह अपनी हॉकी को आप बेहतर कर सकते हैं, उनकी जो नजरें हैं वो एक लिमिटेड दायरे के अंदर हैं, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके मामला जो है सीधे रहें, वो जो है किकबैक लेते रहें, वो जो है करप्शन इसमें करते रहें, और कोई उनको पूछने वाला ना हो। तो इसके लिए तो एक देखें इनकलाबी मतलब ये कि अमल की जरूरत है, और ये हमारी सिर्फ ये बातें कहने से हम आज कह रहे हैं कि जी इनका केस जो है FIA में चला गया, ये हम गुज़िश्ता 10-12 साल से सुनते चले आ रहे हैं कि इनके केसेस जो है वहां पे लगे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हो रहा है। मैं अभी भी कहता हूं, आप ये लिख के ले लें कि कुछ भी नहीं होगा, ये सारे मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। यही बातें हम आज से 8 साल पहले भी करते थे, 10 साल पहले भी करते थे, और मामला जो है वहीं का वहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही मतलब ड्रास्टिक एक इनकलाब की जरूरत है, चाहे वो हॉकी में हो या क्रिकेट में हो या पूरे निजाम में हो। उसके बगैर जो है ये चीज सही नहीं होगी, और ये चीज इसलिए सही नहीं होती है कि सब जो है इसमें मुलव्वस हैं, सब एक दूसरे का साथ देते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हॉकी उस वक्त तक तो थोड़ी बेहतर थी जब आतिफ साहब थे, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड में भी थे, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की रूल्स बोर्ड कमेटी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को वहां पे रखा हुआ था, तो उसकी वजह से इंटरनेशनली हमारे हालात जो थे बेहतर थे, हमारी टीमों को अच्छा मतलब ये कि जो रियाज भाई ना हमारे पास अब कोई ऐसा प्लेयर है कि जिसको इंटरनेशनल क्लब बुलाए,
ना हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना ग्रास रूट पर काम किया। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, वापस आऊंगा तो असगर भाई से और फिर शुरुआत इस पे ही करेंगे कि जो ओलंपियंस ज़्यादा परेशान रहे। हमने शकील अब्बासी जैसे ओलंपियंस, बड़ा अच्छा प्लेयर, और बेचारा जब परेशानी का शिकार रहा, डिपार्टमेंट बंद हुए, तो जो तबाही डिपार्टमेंट से हुई उसके लिए भी हॉकी फेडरेशन खामोश रही, कोई किरदार अदा नहीं किया। वो बेचारे खुद अपनी वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पर डालते थे, तो फिर किसी को, शकील को भी बुला लिया, उसको भी साथ लगा लिया कि जी आप आ जाएं, कैंप देख लें, को कोचिंग में साथ आ जाएं। सकलैन हैं, फिर अजीब, मतलब ख्वाजा जुनेद को हैं, और मैं समझ से बाहर है मेरी कि ये सारी चीज़ें एक मुंह बंद कराने के लिए कर देते हैं। लेकिन जो बाकी ओलंपियंस बेचारे घरों पर बैठे हैं या जो हॉकी से डर के दूर हो गए, सोहेल अब्बास जैसे, समीउल्लाह साहब जैसे बड़े बड़े और नाम हैं जो कहते नहीं, इफ्तिखार सैयद नहीं भाई हम ठीक हैं, दूर ही ठीक हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद हो चुका है। उनका क्या कसूर है? उनका नाम भी अपने साथ क्यों ख़राब किया जा रहा है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और हम हॉकी यानी पाकिस्तान की नेशनल गेम, उसका चट्टा बट्टा कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, असगर अजीम भाई ने तो काफ़ी ज़्यादा स्नैरियो खोल के रख दिया और हमें वो सीनरी पूरी दिखा दी कि जहाँ से ये मामला शुरू हुए, किस किस तरह हम तबाही की तरफ गए। असगर भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ओलंपियंस जो हॉकी से दूर हैं, वो ओलंपियंस बेचारे अपनी इज्जत बचाते हैं कि यार हॉकी फेडरेशन, वो काम भी करना चाहते हैं बच्चों के लिए, हॉकी के लिए, लेकिन वो डर के दूर हैं कि यार यहाँ पर गंद इतना हो चुका है। उनका क्या कसूर है? उनका नाम भी साथ खराब हो रहा है। ये चंद लोग हैं, 4-5, जिनको मौके मिल रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि राना मुजाहिद पर खुद इल्ज़ाम लगाया था सजाद खोखर साहब ने, उन्हें हटा दिया इतने बड़े करप्शन के। शहबाज सीनियर साहब पर भी उन्होंने लगाया था, आपको तो खुद वो पता है, सिंध बैंक का लाहौर वाला अकाउंट। और फिर उसके बाद आसिफ बाजवा, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनके कमीशन वाली कहानी। अच्छा, ये वापस कैसे आते हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। इतने इल्ज़ाम और वो तो वीडियोस आज भी पड़ी हुई हैं सजाद साहब की, जो कराची बैठ के उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया था। देखिए अरसलान, बात ये है कि जब एक हिमाम में सभी आ जाए ना, तो वहां पे कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं रहता, बल्कि सब एक जैसे ही होते हैं। और रियाज भाई ने जो कहा ना, और सईद भाई ने, एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वही कहानी है। और जाहिर है ये लोग कलीमुल्ला और कलीमुल्ला से गेंद समीउल्ला, समीउल्ला से गेंद कलीमुल्ला, और बीच में फिर असद सरदार ने डैश मार देना है। तो ये खेल चल रहा है इनका। और इस खेल के दौरान हमारे वो तमाम ओलंपियन जो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट लेते रहे हैं, वो इस खेल में शामिल हैं। अब जो लोग खामोश बैठे हैं या सामने नहीं आते हैं, तो उनसे तो मैं यही कहूंगा कि शिकवाए जुल्मत से तो कहीं बेहतर है ए दोस्त, शिकवाए जुल्मत से तो कहीं बेहतर है ए दोस्त, अपने हिस्से का चिराग जलाते जाएं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान हॉकी को इन ओलंपियन से निजात दिलाकर किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले किया जाए जिसको मार्केटिंग का तजर्बा हो, किसी मल्टीनेशनल इदारे को चलाने का तजर्बा हो, जो खुद मार्केटिंग करे, जो खुद हॉकी के लिए पैसा लाए, गवर्नमेंट की तरफ ना देखे, बल्कि ऐसी परफॉर्मेंस हो कि गवर्नमेंट इनकी तरफ देखे, तो मजा है इस हॉकी को चलाने का। अल्लाह अल्लाह करके एक हैदर हुसैन आया था, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है वो, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसकी खिदमत है। अब मसला क्या है, माइंडसेट क्या है? ओलंपिक का माइंडसेट ये है कि अगर आपने 5 मिनट भी हॉकी ओलंपिक का कोई गेम नहीं खेला है, तो वो आपकी इज्जत नहीं करते। 5 मिनट का ओलंपियन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बन सकता है, लेकिन एक अच्छा इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर वो सेक्रेटरी फेडरेशन का या सदर नहीं बन सकता। इस माइंडसेट से निकलना होगा। दूसरा माइंडसेट कि हम हर चीज में इंडिया की बात करते हैं, इंडिया से मुवासला करते हैं, और खुदा के वास्ते इंडिया की तरह नंबर 12 से नंबर 1 पे भी तो आके दिखाओ ना, कुछ मेहनत भी तो करो, कुछ काम भी तो करो। सिर्फ मुवासला करना होता है। और ये तो करप्शन की कहानी है मेरे भाई। देखिए अरसलान, किसी से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, मसला सिर्फ हॉकी का है, कौमी खेल है हमारा। हम सब इसके लिए फिक्रमंद होते हैं, और हमसे ज्यादा मैं मान लेता हूँ कि ये हॉकी के ओलंपियन भी फिक्रमंद होंगे। लेकिन मेरे भाई, ये समीउल्ला से और कलीमुल्ला से समीउल्ला, इससे तो बाहर आना होगा यार। नया चेहरे लाने होंगे, नए लोगों को भागदौड़ देनी होगी। आपको मैं याद है कि जफरुल्लाह जमाली, उनके अगेंस्ट किसने कहा था गो जमाली गो? यही लोग थे या कोई दूसरे थे? ये बता दे मुझे। यही लोग थे ना जिन्होंने नारा लगाया था गो जमाली गो का। तो आज वही लोग उसी वक्त से इस हॉकी को दीमक की तरह खा रहे हैं। हालांकि मीर जफरुल्लाह जमाली तो खुद हॉकी खुदा के वास्ते पाकिस्तान हॉकी पर रहम। हैदर हुसैन
18वें से 16वें नंबर पर इस टीम को ले आया और आपने उसको जो है एक ऐसे इस्तीफे का, देखिए झूठ का तो कोई पैर नहीं है ना, मेरे पास हर चीज के सबूत है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। हैदर हुसैन ने कोई इस्तीफा नहीं दिया और सज्जाद खोकर कहते हैं कि जी उसने इस्तीफा दे दिया। वो भाई तो शो करते ना था। अच्छा असगर भाई, ये आपने बड़ी सही बात कही है। मेरी हैदर से खुद बात हुई, मैंने खुद उन्हें कॉल की, मैंने पूछा कि जी मुझे बताएं हैदर भाई आपने इस्तीफा दिया। कहते यार मैं इस्तीफा देता तो अदालत क्यों जाता। बात बिल्कुल ठीक है, सही ये मैं लॉजिकल बात है, क्यों जी सईद भाई। अब ये एक अलग कहानी है, उसका इस्तीफा हो गया, अदालत ने वापस भेज दिया, राना मुजाहिद अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, हैदर ने आना है। अजीब सिचुएशन बना दी पाकिस्तान हॉकी की। ये देखिए अर्चना, मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, उसके तहत जो रूल्स बनाए गए थे ब्रिगेडियर आतिफ के दौर में या ब्रिगेडियर अपना नूर खान साहब के दौर में, उस वक्त जो रूल्स बनाए गए उन तमाम रूल्स को इन्होंने पस पुश डाल दिया। अब उस आइन से इनहराफ करते हुए ये हॉकी फेडरेशन को चला रहे हैं। जब हॉकी फेडरेशन को उन रूल से हट कर चलाया जाएगा तो उसके बाद अब ये कि अपॉइंटमेंट्स जो जिस तरीके से सजाद खोखर साहब की हुई गैर कानूनी थी, और गैर कानूनी जो है वो उसका हर इकदाम अभी तक जितना भी खा वो ट्रांजैक्शन के मामले में था, सब गैर कानूनी, सब गैर कानूनी है। उसके किए गए तमाम फैसले गैर ये आपने बाय लॉ बड़ी सही बात की है कि किए तमाम फैसले उनके गैर कानूनी है। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जिस तरीके से आप हैदर की बात कर रहे हैं, हैदर को बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन के जरिए लाया गया, हाँ वो प्रॉपर तरीके से। अब वो नोटिफिकेशन जब जिसके जरिए उसको अपॉइंट किया गया, अगर उसने रिज़ाइन कर दिया था तो डेफिनेटली वो रिज़ाइन जो है वो आप मीडिया मेरे पास आपके पास सबके पास आ जाना था कि इसने रिज़ाइन कर दिया है। बिल्कुल सही। और जब हम लोग उससे पूछ रहे हैं, आपने पूछा, मैंने पूछा और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पूछा, उसने कहा मैंने रिज़ाइन नहीं किया। और जब उसने रिज़ाइन नहीं किया और वो कोर्ट में चले जाते हैं, और जब वो कोर्ट में गए हैं तो सजाद खोखर साहब वहाँ पर उनका रेजिग्नेशन क्यों पेश नहीं कर सके। अगर वो रेजिग्नेशन कोर्ट में पेश किया तभी तो बहाल हो गए। कोर्ट ने क्यों बहाल किया है, इसका मतलब यह है कि उसका रेजिग्नेशन नहीं था। बगैर रेजिग्नेशन के उसे जब वहाँ से निकाला गया और यानी कि अब उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट लाई गई। अब वो जो रिप्लेसमेंट है वो बजाते खुद गैर कानूनी है अभी तक जो चल रहा है। ये भी अजीब बात है। हाँ। ये वो भी गैर कानूनी है। अब चूंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सुपरसीड कर रहा है इस तमाम चीज़ों के ऊपर, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो चल रहा है। कोर्ट ने जो, मैं आपको ये बता दूं, कोर्ट जब ऑर्डर करता है किसी भी फेडरेशन के हवाले से, किसी भी एनजीओ के हवाले से, किसी भी कॉरपोरेशन के हवाले से, वो उनके आइन को मद्देनजर रख कर फैसला करना होता है उसने। लिहाजा इसका मतलब है कोर्ट ने हैदर के रेजिग्नेशन के मामले में जो फैसला दिया है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आइन के मुताबिक है। लिहाजा हैदर जो है वो कानूनी तौर पर सेक्रेटरी है, इस वक्त सेक्रेटरी है। वो कानूनी तौर पर इस वक्त सेक्रेटरी है, और उसके रास्ते में रोड अटकाना या उसकी जगह पर आकर किसी का बैठना वो गैर कानूनी है। और मेरे ख्याल में हैदर को इसके ऊपर भी जो है वो केस करना चाहिए कि उसकी जो पोजीशन है उसके ऊपर किसी और को लाकर दोबारा बैठाया गया है, और ये कि गैर कानूनी तरीके, गैर कानूनी, और ये कि उसको कानूनी काम करने से रोका जा रहा है। इसके ऊपर वो केस करना चाहिए ताकि ये चीज़ें, अब एक कटा खुला है तो वो खुलना चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो इनका वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल के ऊपर ना तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आइन पड़ा है, ना उसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर पड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो तो वेबसाइट ही नहीं खुलती। अंडर कंस्ट्रक्शन। वो कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन है? जैसे इनके ग्राउंड्स हैं। देखिए जो इन्फॉर्मेशन आम बच्चे को चाहिए, अगर किसी के ने किसी कोई असाइनमेंट, ये देखिए फिजिकल एजुकेशन की जहाँ पर जो तालीम दी जाती है वहाँ पर असाइनमेंट्स होती हैं, थीसिस बनते हैं, तो उनको अगर डाटा कलेक्ट करना है तो कहाँ पे लें? आजकल तो हर चीज़ आपको पोर्टल पे जाना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि वेब पोर्टल को सस्पेंड रखना, अंडर कंस्ट्रक्शन रखना, और पता नहीं कब से है। और इवन के अभी जो मैं रिसेंटली अब हमने देखी है उसमें जो है वो उसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैदर की जगह मेरे ख्याल में वो उसको रखा हुआ है राना मुजाहिद को, उसका नाम लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि आप मिसलीड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रहे हैं, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन हाइड करना भी इस वक्त गैर। अच्छा रियाज भाई, यही चीज़ आपसे
देखें, पूछने वाला सब, मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं सबको ये बात पता है। और अभी जो बात हो रही थी कि हैदर हुसैन के मुतालिक, तो हैदर हुसैन चूंकि काफी अरसे के बाद एक ऐसा सेक्रेटरी आया था जो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरिट पे आया था, और इसलिए कि उन्होंने कराची हॉकी एसोसिएशन में 6-7 साल गुजारे थे, कराची की हॉकी को खड़ा कर दिया था, और काफी अरसे से कराची की टीम के खिलाड़ी नहीं आ रहे थे। तो उनके दौर में खिलाड़ी भी आए। फिर जब वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बने तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो थी माली बुरान का शिकार थी। वो फंड्स लेके आए, लड़कों के कर्जे उधार थे तो उन्होंने वो लड़कों के कर्जे चुकाए, और बेहतरीन मतलब ये कि उन्होंने काम को लेके आगे गए। लेकिन ये देखें, ये सारी चीजें जो है, ये तो तय है कि हैदर हुसैन इस वक्त सेक्रेटरी है अदालत की तरफ से भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा सियासत उसके खिलाफ इसलिए है कि उसने कोई इस अरसे में पीएचएफ के सेक्रेटरी होते हुए कोई गलत काम नहीं किया। असल में यही तो उस बेचारे का मसला है, ना वो कर रहा था ना इनको करने दे रहा था। बिल्कुल, असल में जितने भी ये लोग हैं ये सारे मतलब ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ माल इधर उधर होता रहे, उनको हमेशा एकोमोडेट करते रहें और उनके टूर लगते रहे। तो हैदर हुसैन के साथ हमने ज़ाहिर रहे हैं, उसको देखा है, उससे हमारी बातचीत होती रही। अभी लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उसने यही कहा था जो आपसे बात कही कि उसको जो है मतलब कभी भी उसने रिजाइन नहीं दिया। ये जो है खुद ही खालिद सज्जाद खोखर साहब ने ये सारा मतलब ये स्टेज सजाया था। ये तो इंडोर्स हो गया ना, जैसे उन्होंने मुझे कहा सेम बात आपको कही रियाज भाई। समीउल्लाह साहब ने एक बात की थी, ओलंपियन समीउल्लाह ने मुझे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा था कि जब तक लाहौर जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मतलब एक सदर दफ्तर रहेगा, उस वक्त तक यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा उरूज पे रहेगी। इसलिए कि लाहौर जो है दूसरे शहरों से करीब है, वहाँ के सारे ओलंपियंस और जितने भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं हॉकी से मुतालिक वो वहाँ आ जाते हैं और सियासत करते हैं। तो कराची जो है इससे पहले जब यहाँ पे इसका पीएचएफ का सदर दफ्तर था तो उस जमाने में पाकिस्तान हॉकी ने बड़ा मतलब राइज किया था, उस जमाने में बड़ी पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की थी। तो उनका कहने का मकसद ये था समीउल्लाह का कि कराची में सियासत जो है निस्बतन कम होती है, उससे हॉकी को नुकसान कम होता है, लेकिन लाहौर में हॉकी को सदर दफ्तर होने की वजह से नुकसान जो हैं ज्यादा हैं। वैसे रियाज भाई ये मैं एक बात बताऊं, एक बार हॉकी अगर कराची आ गई ना तो वहां भी यही हो जाएगा और फिर हम कह रहे होंगे इसको चांद पर ही ले जाएं किसी तरह, और ये चांद पे इसका दफ्तर ले जाए ताकि वहां पर कोई पहुंच ना सके। क्योंकि तब जब लोग आप जिक्र कर रहे हैं ना, नूर खान, ब्रिगेडियर आतिफ, ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ा काम किया है रियाज भाई। अब तो वो लोग ही भाई मैं ये बात करूंगा कि जब ब्रिगेडियर आतिफ थे हम भी मतलब एक उनसे बातचीत होती थी, करीब से हम बहुत ज्यादा जूनियर थे उस जमाने में, जाहिर है खेल रहे थे। वो विजनरी लोग थे, इंटरनेशनल उनका विजन था, जितने भी वो लोग थे। नूर खान साहब की तो खैर अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनकी तो बात ही कुछ और थी। लेकिन ब्रिगेडियर हमीदी को ले लें या ब्रिगेडियर आतिफ को ले लें, ये इंटरनेशनली विजनरी लोग थे। और आप तो ये देखें कि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के मतलब वहाँ पे हेड ऑफिस में बैठ के खिलाड़ियों की अपॉइंटमेंट की बात किया करते थे, टीमें बनाने की बात किया करते थे। अगर आप गुज़िश्ता सालों में इन प्रेसिडेंट को निकाल लें या गुज़िश्ता सेक्रेटरीज को निकाल लें तो ये तो एक भी किसी बैंक के या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस नहीं गया कि खिलाड़ी आप टीम बनाएं। बल्कि आप ये देखें ना 10, 12, 15 साल से टीमें नहीं है। अर्ली 90s में 30-35 डिपार्टमेंट की टीमें थी, वो सब बतदरीज खत्म हो गई। और पहले जाहिर है खिलाड़ी जो थे उनका ब्रेड एंड बटर यही था, वहाँ पे जॉब था, कैरियर था, तो ज्यादा लड़के आते थे, नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा थे तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स आपको ज्यादा मिलते थे। तो अब ये कि आपके पास एक फंड भी नहीं है, खिलाड़ियों का भी पेट खाली है, उनका किचन आबाद नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, ना आप जा सकते हैं, ना आप जो है दूसरी टीमों को बुला सकते हैं। जब तक आपके खिलाड़ियों को एक्सपोजर नहीं मिलेगा। यार सालों से इंटरनेशनल हॉकी नहीं हुई असगर भाई, सालों से इंटरनेशनल हॉकी नहीं हुई पाकिस्तान में। एक टूर्नामेंट हमें मिला क्वालिफाइंग राउंड का ओलंपिक्स के, वो भी हमने करप्शन की नजर करके उसको भी ओमान के हवाले कर दिया। और आप ये देखें कि यहाँ पे 2005 असगर भाई मैं रियाज भाई आपके पास आता हूँ। असगर भाई आपका शायद माइक म्यूट है। असगर भाई आपका शायद माइक म्यूट है। जी आ रही है आवाज? जी आ रही है। ये है कि हमें यकीनन बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड का पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान में इंटरनेशनल, लेकिन हुआ क्या कि हमारे आपस के इख्तलाफात, हमें एक दूसरे से उलझाना और ये जो लालच है इसने हमें नुकसान पहुंचाया कि हम इस मेजबानी से महरूम हो गए। हम इसकी बर वक्त तैयारी नहीं कर सके। जाहिर है FIH के अपने तहफ्फुज़ात हैं,
उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसने देख लिया कि जनाब ये तो आपस में उलझे हुए, हमसे वो मेजबानी छीन गई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान लाने पे हैदर हुसैन को ऑनर दिया जाता और उसको फ्री हैंड दिया जाता कि चले हैदर साहब अब आप ले ही आए हैं तो इस मामले को आगे लेके चले और पाकिस्तान को सुरखरू करें। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ओलंपिक के लिए खुद क्वालिफाई करते, लेकिन बदनसीबी है हमारी कि ऐसा नहीं हो सका और हम हाथ मलते रह गए। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखिए अब बहुत हुआ पाकिस्तान हॉकी के लिए। सारे मामलात को एक तरफ करें, एफआईए को अपना काम करने दें, जो कसूरवार है उसको सजा दें। जजा और सजा के बगैर पाकिस्तान हॉकी बेहतर नहीं हो सकती। माफ करो, दरगुजर करने की रिवायत को खत्म करना चाहिए। अब हमें पाकिस्तान हॉकी को अगर लेके चलना है, नहीं तो सीधा सीधा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाले, इसको बंद कर दे भाई, क्योंकि बगैर पैसों के हॉकी चल नहीं सकती और बगैर करप्शन के हमारे ये लोग जो है हॉकी में रह नहीं सकते। तो अब इसका हल क्या है? उसका हल यही है मेरे भाई कि इसको जो है एक खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए, खुद मुख्तार फेडरेशन के तौर पर इसको रन किया जाए। पाकिस्तान हुकूमत फंड ना दे बल्कि सरपरस्ती करे और ये खुद फंड अपने लिए लेकर आए, अपनी मार्केटिंग बनाए, अपने लोगों को देखें। जिसका इतना माजी शानदार हो, उसका मुस्तकबिल इतना तारीख हो, उसका हाल बेहाल हो। यार ये तो धूप मरने के मकाम है उन तमाम ओलंपियंस के लिए जिनको इस पाकिस्तान ने नवाजा, नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, नौकरी क्या नहीं दी यार। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इनको अगर शरीका हयात मिली है तो और अच्छी माशाल्लाह अल्लाह उनको और अच्छी मिलती, लेकिन वो भी तो इसी हॉकी की बदौलत ही मिली है। अक्सर तो इसी हॉकी से ही लेकर आए ना, कहीं गए उनसे सेटिंग हो गई, मोहब्बत हो गई, सब कुछ हो गया, घर की इज्जत भी बन गई, सब कुछ घर की इज्जत से लेके जिस्म पे पहनने वाले कपड़े तक सब इस हॉकी ने दिया है यार। खुदा के वास्ते इसमें तो कोई इस शक हॉकी नहीं पे है कि रहम हॉकी खाओ, नहीं रहम खाओ इस हॉकी के लिए। एक बार तो सोचो कि यार हम कर क्या रहे हैं। हम अगर एक बार इन्होंने ये सोच लिया कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, तो अरसलान पाकिस्तान हॉकी बामे उरूज पे जाएगी। इसके फतुहात का सिलसिला शुरू होगा, ग्रास रूट पे काम करना होगा। ये जो स्क्रूटनी होती है ना, वोटिंग के चक्कर में मनपसंद क्लब की स्क्रूटनी करते हैं कि जी इस क्लब को वोट दे देंगे, इस क्लब को वो वोट तो का राइट दे बोगस दो, क्लब्स हैं, वोट के लिए करते हैं असगर भाई। इससे निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है रियाज भाई, जो बोगस क्लब्स हैं इसकी स्क्रूटनी ये भी बड़ा मसला है ना रियाज भाई। और वो तो वोट के चक्कर में बना लेते हैं और खेलते हैं नहीं, क्लब ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं है। रियाज भाई लेकिन लेकिन जी 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 लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि असगर भाई ने बड़ी सही बातें की, लेकिन बात ये है कि जो हमारा कल्चर है ना, मट्टी पाओगा, ये जब तक मट्टी पाओगा जो कल्चर है जब तक बरकरार रहेगा, मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छी उम्मीदें कायम रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। और ये सिलसिला जो है इसी तरह से चलता रहेगा। और इसके लिए जैसा मैंने पहले कहा कि इनकलाब की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उनके सदर और जो भी मतलब अहदेदार हैं, अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद हैं उनको तो खुलवा दें। हालांकि ये काम जो है इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए उनको चाहिए, लेकिन लगता ये है कि वो भी नेशनल खेल सिर्फ एक नाम की हद तक है, हॉकी बाकी है कि उस पर कोई हाथ नहीं रख रहा। आप ये देखें कि 2005 में वाहिद लीग हुई थी एक मुशर्रफुल्लाह खान के जमाने में, और उसके बाद से आज तक कोई भी मतलब ये पीएचएफ जो है 2005 के बाद से आज तक कोई लीग नहीं करा सकी। और उसमें जो है ज़ाहिर है इंडिया के खिलाड़ी भी शरीक हुए थे हमारी पाकिस्तान की लीग में, पाकिस्तान लीग यहाँ पे हुई थी कराची में। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अभी तक ऐसा अहदेदार नहीं आया जो कम से कम इंटरनेशनल विजन हो, कुछ करने की उसमें सलाहियत। तो शहबाज सीनियर एक मरतबा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो भी उसको अमली जामा नहीं पहना सके। असल में बात ये है कि जो एक तो सिंध गवर्नमेंट ने जो इसको ग्रांट दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, वहां से इनके जो मामलात हैं फेडरेशनों के खराब रहे, इसलिए कि हालांकि सूबा जो है वो मतलब उसकी जुरिडिक्शन नहीं होती कि वो इनको पीएचएफ को कोई इमदाद दे या कुछ रकम दे, लेकिन अगर उन्होंने दिया तो वो हेल्थी एक्टिविटी को फरोग देने के लिए और नेशनल खेल हॉकी था उसके लिए उन्होंने दिया, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया गया। गालिबन 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ बड़ी रकम थी। बिल्कुल अरसान भाई, 8 या 10 करोड़ रुपए कई सालों से मिल रहे हैं मेरे ख्याल से। आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट कि ये 2008 से मिल रहे हैं, जब से खालिद सज्जाद खोकर साहब जो है तशरीफ लाए थे 2008 या 9 से। और उसके बाद से अगर मतलब इसका कोई इस सिलसिले में कोई इसको देखा भी नहीं गया कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं,
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो ये हर सतह पर मतलब ये खराबियां रही हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितने भी ओलंपियंस के अभी नाम लिए गए ये सब जो है इसमें शामिल रहे हैं, और सब ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है, और जहां जरूरत हुई एक दूसरे की मुखालफत भी की है। मैं ये कहता हूं कि भाई आप कुछ ना करें, आप ये सारी चीजें तो हमारे शायद कल्चर का हिस्सा होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप करते हैं करें, लेकिन कम से कम जो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए थे, लड़कों का जॉब और कैरियर तो शुरू करें, उनके मतलब जो जॉब और कैरियर शुरू होगा तो उनको रोजगार मिलेगा, उनका अच्छा किचन रियाज आबाद भाई, होगा। मैं ना एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लास्ट हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का। ये जो डिपार्टमेंट बंद हुए उसके बाद से हॉकी का काल पड़ गया, प्लेयर्स ने आना छोड़ दिया, पता लग गया बच्चों को कि इसके अंदर ना तो पैसा है ना फ्यूचर है, और हॉकी के लिए वो आखिरी कील साबित हुआ कि अब बेड़ा गर्क शुरू हो गया, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, प्लेयर्स डरने लगे। अब हमारे पास जो जूनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं बड़ी एक लिमिटेड सी नर्सरी है हमारी, और यही प्लेयर्स हैं जिन्हें हमने सीनियर भी खिलाना है और फिर जूनियर भी, वो खेल भी रहे हैं दोनों तरफ क्योंकि मजबूरी है, हमारे पास प्लेयर्स यही हैं। अब क्वालिटी प्लेयर्स कितने हैं, मॉडर्न हॉकी को कितना जानते हैं, हॉकी का कोच आया बेचारा वो बाहर जाके शिकायतें करता रहा, उसको पैसे नहीं मिले, हमारे यहाँ ये बड़े मसाइल हैं। वापस आते हैं ब्रेक से और इस पर भी बात करेंगे। नए सदर जो हॉकी के तारिक हुसैन बुख्ती साहब हैं उनके हवाले से भी थोड़ी बात करके देखते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, हम ज़रा हॉकी, चूँकि आखिरी हिस्सा हमारे प्रोग्राम का होगा, तो हम सईद भाई को हॉकी के कवानीन इस मामले में क्या कहते हैं, किस तरह हॉकी के हवाले से इंडक्शन होनी चाहिए, कौन हॉकी का सेक्रेटरी हो, कैसे उसको लाया जाए, सदर कैसे लाया जाए, इलेक्शन का प्रोसीजर, क्लब्स, उसकी स्क्रूटनी, क्लब्स का वोटिंग राइट, ये तो बड़ा बहुत एक लंबा चौड़ा मामला है ना। तो कवानीन क्या कहते हैं, हॉकी का अपना लॉ? देखिए बात ये है, मैंने पहले भी बात की थी कि मिसाल के तौर पर रियाज भाई ने अभी जो है वो 3 शख्सियात का नाम लिया था, नूर खान साहब था, ब्रिगेडियर अमेठी, ब्रिगेडियर आतिफ, ठीक है, चूँकि वो एक डिसिप्लाइज फोर्सेस की तरफ से थे और वहाँ पे उस वक्त जो सिस्टम था उस सिस्टम के तहत वो चीज़ों को आगे लेके चलते रहे, और वो जो प्रिंसिपल उनके थे वो सेट उनके मुताबिक वो यानी कि चीज़ों को आगे बढ़ाना है, हाँ, पीछे नहीं लाना, ग्रूम करना है, पाकिस्तान के नाम को आगे लेके चलना है। चूँकि उनके जहनों के अंदर जो है, जब उनकी अपनी ट्रेनिंग हुई थी तो पाकिस्तानियत जो पाकिस्तानी नेशनलिज्म उनके जहनों में था, दिल में भी था, जहन में भी था, उसी नेशनलिज्म, वो एक आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए लड़कों को वो ग्रूम करते गए और बड़े अच्छे अच्छे ग्रूम किए उन्होंने। ठीक। अब बात ये है कि मौजूदा जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, हमने हॉकी को बदलते देखा है, अब 90 के इरा से लेके अब तक उसमें बेशुमार तब्दीलियाँ आ गई। बात यह है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो आइन है, उस आइन में किस हद तक इन जो चैलेंजेस थे या इन जो तब्दीलियाँ थी, जो इनएविटेबल जो तब्दीलियाँ, कुछ जो अब बाय फोर्स चेंजेस आई गई, वो जो चेंजेस है उसके मुताबिक हमने क्या उसको इनकॉर्पोरेट किया, नहीं किया। ठीक है, मेरे ख्याल में बड़े से बड़े खिलाड़ियों को, बड़े से बड़े जर्नलिस्ट के पास भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पड़ा। अच्छा, इसमें ना सईद भाई एक चीज़ जो आप बता भी रहे हैं, एक चीज़ इसमें है, ये जो क्लब्स बनाए जाते थे इसमें बोगस क्लब्स थे, इतनी स्क्रूटनी में नाम निकलते होते थे, ये सिर्फ वोटिंग के लिए थे, इसके ऊपर क्यों नहीं काम हुआ? इतना काम हुआ हालांकि हॉकी पर, जो पहले जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं शख्सियात, इस पर काम क्यों कम हुआ? देखिए बात यह है कि हॉकी को सरफ नज़र कर दिया गया। मैं आपको मुख्तलिफ यानी कि शहरों की मिसाल दे देता हूँ, और उसमें से जहाँ पे जो हम लोग ज़्यादा हॉकी भी खेलते रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर गोजरा की हम बात कर लेते हैं। गोजरा में बुनियादी तौर पर 2 ग्रुप थे, इकबाल बाली साहब का और असलम रोड़ा साहब का। ठीक। अब दोनों ग्रुप्स को पता था कि किस किस ग्राउंड्स के ऊपर वहाँ पर हॉकी हो रही है, 2 जो है वो स्कूल थे और स्कूलों के ऊपर जो है वो हॉकी होती थी। इसी तरीके से फैसलाबाद के अंदर थे, तो उस वक्त बाकायदा तौर पर जवेद गिल साहब और सलीम नाज़म साहब का ग्रुप था, ये जो है अपनी हॉकी करा रहे थे। समनाबाद में हो रही है, उसके बाद डी ग्राउंड हो रही है, उसके अलावा जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी हो रही, तो मुख्तलिफ 4-4, 5-5, 6-6 जगह, हाँ बहुत सारे फैसलाबाद में तो बहुत सारे ग्राउंड थे ना, बहुत सारी ग्राउंड्स हो रही थी। अच्छा, अब पब्लिक को भी ये पता था कि इस ग्राउंड्स के अंदर जो है वो हॉकी होती है। ठीक है, इट मीन के पब्लिक भी विजिलेंट थी कि भी ये जो ग्राउंड्स हैं ये आबाद हैं, यहाँ पे कोई टीम एग्जिस्ट करती है। बहुत अच्छी बात की। और ये जो टीमें एग्जिस्ट करती थी, जो खेलती थी, हर शाम में जो है वो अपना हॉकी खेली जाती थी, तो लिहाजा ये हमें मालूम होता था कि कितनी टीमें बाकायदा तौर पर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर
एक्टिव हैं, तो बोगस को जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। अब मिसाल के तौर पर अगर हम अब इस्लामाबाद की बात करें, चूँकि मैं ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, इस्लामाबाद की अगर बात करें तो किसी जगह पे मुझे हॉकी नज़र नहीं आती। लेकिन जब तो ये कराची कि में फेडरेशन नहीं की यानी कि आप इलेक्शन कराएंगे, अभी भी यहाँ पे हमारे दोस्त हैं नासिर साहब, जब वो जिस तरीके से वो इलेक्शन का सिलसिला हुआ उस पर भी एतराज़ात है, तो अब क्या करते हैं कि अपने मुख्तलिफ लड़कों के वो नाम उन्होंने बना रखे हैं, और उन्हीं लड़कों के नाम से एक आपारा की ग्राउंड हो जाएगी, एक जी6 की हो जाएगी, एक जी7 ऐसे की, क्लब्स बने हुए हैं। ये अच्छा, क्लब अच्छा, बने अच्छा, हुए ये हैं। तरीका कार है। तो ये इस तरीका कार के तहत जो है वो मिसाल के तौर पर एक का जो मैं फॉर एग्जांपल आपारा का जो है वो सईद साहब जो है वो उसके निगरान हैं, असलान साहब जी6 के हैं, रियाज साहब जी7 के हैं। तो अब हमारा ये इस तरीके से हमारे वोट जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ा खतरनाक, ये सही है, इसने भी हॉकी को बड़ा तबाह किया। ये अच्छा आपने ये बताया। तबाही की सबसे बड़ी अच्छा, वजह मैं इस पे ना रियाज भाई, ये जो पूरा मैकेनिज्म बता रहे हैं सईद भाई, कि जैसे क्लब बनाना, वही लड़के उन्हीं का थोड़ा सा आगे पीछे करके दूसरे क्लब में डाल दिया, दूसरे क्लब का निगरान कोई और हो गया, उसका सेटअप कोई और हो गया, तीसरा डाल, ये हमारे जो बोगस क्लब हैं जो कि नज़र भी नहीं आते, और हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पाकिस्तान में, तो लड़के खेलने क्या जाएंगे, ग्राउंड ही नहीं है, ये भी तो बहुत बड़ा क्राइम है। बिल्कुल सही बात है, सईद साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया इसको। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर नेक नियति हो और जो कवानीन है उनको फॉलो किया जाए, तो स्क्रूटनी जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है। इसलिए कि हम तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 10, 15, 20 साल से हमारा क्लब है, मेरे वालिद के नाम से डॉक्टर बदरुद्दीन हॉकी क्लब। तो हम भी मतलब ये कि देख रहे हैं स्क्रूटनी होती है, कई सालों से देखते चले आ रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से मतलब स्क्रूटनी करना कोई मुश्किल नहीं है। जो क्लब एग्जिस्ट करते हैं, हर एसोसिएशन के पास, हर डिस्ट्रिक्ट के पास उनके क्लबों के नाम है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में वो लोग शिरकत करते रहे हैं कई सालों से, तो उनको मतलब ये कि वेरीफाई करना कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये कि नए क्लब जो आते हैं उनको आपने देखना है कि वो किस तरह से खेलते हैं, या उनके खिलाड़ी जो किसी और क्लब में खेलते हैं या आप क्या खेलते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची में, आप तो खुद भी जानते होंगे, इतने सारे क्लब होते थे, लेकिन अब वहाँ या तो इंक्रोचमेंट हो गई है या वहाँ पे अपार्टमेंट बन गए हैं, खेलने के मैदान जो है उस तरह से नहीं है। इवन मैंने आप पारा ग्राउंड जो था इस्लामाबाद का, वहाँ मैंने हॉकी खेली है, लेकिन अब मैं जाता हूँ तो वहाँ तो कुछ और ही है। वहाँ संडे पता नहीं बाजार लगता है क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं। तो अब तो मतलब ये कि पूरे जो डायनेमिक है ना, वो तमाम ही बड़े शहरों की चेंज हो गई है। उस तरह से मैदान नहीं रहे जिस तरह से पहले होते थे। अब ये है कि ऐसा भी होता है कि एक ग्राउंड पे 3-3, 4-4 क्लब के लड़के जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो बात ये है कि अगर मतलब कवानीन को फॉलो किया जाए और नेक नीति हो तो ये अच्छा रियाज भाई, चले ये तो आपकी बात होगा। एक हो गई। मुझे ये बताएं, तारिक बुख्ती साहब, क्या हॉकी के लिए चैलेंजेस जो हैं उस पर निबर्द आजमा हो पाएंगे सही से उनसे, और कैसे चला पाएंगे? इधर तो हॉकी फेडरेशन के अंदर ही बड़ा मसला है। अभी तक जो ऑफिशियल ग्रुप है हॉकी का, वहां पर वो सजाद खोकर साहब ही प्रेसिडेंट है। जी बिल्कुल, यही तो हमारे निज़ाम की खराबी है, और ये उन लोगों की मतलब ये कि सवालिया निशान है कि जो इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए वो जो है नहीं करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये बड़े अफसोस की और तकलीफ की बात है। रह गई बुख्ती साहब की बात, तो भाई ठीक है, अगर वो प्रेसिडेंट बन के आए हैं और उनको बनाया गया है तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो कुछ कर लें। लेकिन जब मैं नहीं समझता कि ये देखें, इंटरम गवर्नमेंट है, उसके तहत वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और वो कोई बड़ी मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस कर सकें या कुछ ऐसा बड़ा कर सकें, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन ये कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं। रह गई बात ये कि किसी भी शख्सियत की एज ए प्रेसिडेंट आना, अगर उसकी दिल है और उसको नो हाउ है और वो समझता है कि इसे सही करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ सही कर सकता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये जरूर कहूंगा कि अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी प्लेयर ना हो, प्लेयर नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो है वो चीफ हो, जो मतलब ये कि प्रेसिडेंट हो, और कोई भी खिलाड़ी चाहे वो इंटरनेशनल हो या ओलंपियन, वो जो है सेक्रेटरी हो। अच्छा, जैसे रियाज भाई हम कहते हैं मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से खुद को इस्टेब्लिश कर रखा है, ना तो वो गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, उल्टा उन्हें टिका के टैक्स भरते हैं, सारा कुछ है, अपनी लीग खड़ी कर ली है, इतना बड़ा नाम है, प्लेयर्स स्टारडम पैदा कर रहे हैं। यही सब हॉकी में भी देखा हमने, पैसे भी थे, बाहर के क्लब्स हमारे खिलाड़ियों को रखते थे। हॉलैंड में, डच क्लब्स में शहबाज सीनियर से लेकर सारे बड़े नाम खेले, और सुहेल अब्बास तो उनका बड़ा फेवरेट प्लेयर, बल्कि दुनिया का फेवरेट प्लेयर है। सुहेल भी देख लें अब पीछे। खैर, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये खड़ा करने की ज़रूरत है। सोच इस तरफ होनी चाहिए, ना कि हम बार बार प्रेसिडेंट खेलते रहें कि भाई ये प्रेसिडेंट चेंज करेंगे तो मसला हल होगा।
हाँ नहीं देखिए, बिल्कुल मतलब जरूरी नहीं है कि कोई मतलब हॉकी का खिलाड़ी हो, और बिल्कुल एक विजनरी मतलब शख्सियत होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, और उसके पास कुछ इख्तियारात होने चाहिए। आपको याद होगा कि एक जमाने में पीआईए का एमडी जो था वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर होता था, तो खिलाड़ियों के टिकट वगैरह का, उनका जो एयर फेयर था उसका कोई मसला नहीं होता था। जी। कहीं भी टीम जा रही होती तो वो सही तरीके से टीम चली जाती थी। तो ये जब से मतलब पीआईए से हट के मुख्तलिफ मतलब सरबराह बनाए गए हैं, उसके बाद से आपको मतलब माली चैलेंजेस तो थे, और साथ साथ फिर टीम की जो मतलब आना जाना था उस वो भी मुतासिर हुआ। एक ट्रैवलिंग जो है उसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन जब तक पीआईए साथ थी और पीआईए के एमडी थे तो उस वक्त आपके मामला जो थे पता नहीं चलते थे, और टीमें ट्रैवल करती थी, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में शिरकत करती थी, और दूसरी टीमों को भी आप जो है अपने यहाँ बुला लिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसमें जो है कवानीन भी चेंज होनी चाहिए, जैसे सईद साहब ने कहा, और जो कवानीन है जो मतलब एग्जिस्ट करते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और वो एग्जीक्यूट होते हुए नजर भी आने चाहिए। सईद भाई से नहीं, भी इसमें एक चीज देखें, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। मैं जो समझता हूं कि जब तक हम अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, नीचे तक जो है वो हम अपनी लिंकेज डेवलप नहीं कर सकेंगे बहुत सही अच्छा तरीके है, से। ये बात आप ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। दूसरी बात ये, मुझे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खतरा है कि सजाद खोखर साहब जिस तरीके से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को लेटर लिखने के बारे में सोच रहे तैयारियां हैं, कर रहे हैं, उससे होगा क्या? उसके असरात ये होंगे जो फुटबॉल के ऊपर आए थे। होए। तो ये जो फुटबॉल के ऊपर जो असरात आए थे, मुझे खतरा पड़ गया है कि कहीं हॉकी के साथ ये सिलसिला आना जाए। एफआईएच बैन कर सकती है? हाँ, कर सकती है। अच्छा, वो कहेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, तो इसको जो है वो ये पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक है सईद भाई, ये खतरनाक है पाकिस्तान की हॉकी के लिए। अच्छा पहले ही हॉकी नहीं चल रही, अगर फर्ज करें कि हो जाता है, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं, फिर गवर्नमेंट को दोबारा अपील में जाना पड़ेगा। अब ये जो सूरत हाल है, देखिए आपने फुटबॉल के अंदर जिस तरीके से दो ग्रुप थे, दोनों ग्रुपों के मामला थे। हाँ, ओलंपिक जो है वो स्पोर्ट्स ने इस तरीके से बहुत सारे हमारे साथ जो है वो ऐसे, उससे ये कि पाकिस्तान हॉकी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, और प्लेयर वैसे ही नहीं खेल रहे और हट जाएंगे, वो कहेंगे बस भाई हमारी बस हो गई। ये सूरत हाल है हमारे लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें इस चीज़ को, ना सिर्फ ये कि हुकूमत को ये चाहिए कि देखना चाहिए कि इस वक्त चल क्या रहा है, और दूसरी बात ये है कि अगर जितने भी हमारे जो मीडिया के लोग हैं या हॉकी में दिलचस्पी, या जितने जो स्टेक होल्डर हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इन सब को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि यार ये इस हॉकी को बचाने के लिए ज़रूरी है। और ये ज़रूरी अगर इसी तब भी बच सकती है कि मेरे ख्याल में हमें एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन रखना चाहिए, पता चले दुनिया को, पाकिस्तानियों को, स्पोर्ट्समैन को कि बुनियादी तौर पर रूल्स क्या हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चल रही है, और किस तरीके से हम उसको चला सकते हैं, और कौन कौन सी तब्दीलियाँ हम लानी चाहिए, ताकि जो है वो जो मुस्तकबिल की हॉकी है उसके साथ जो है वो हम चल सकें। अच्छा असगर भाई, अगर एफआईएच को खत लिख देते हैं सजाद खोखर साहब, तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। सही कह रहे हैं सईद भाई कि ये तो फुटबॉल जैसा हाल हो जाएगा, बैन हो जाएगी, फिर तो एक नया ही मसला खड़ा हो जाएगा। देखिए अरसलान, सईद भाई की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो एफआईएच को लिखते हैं, लेकिन जो मेरी इस्लाह है, एफआईएच को वो खत नहीं लिखेंगे, बल्कि वो रिजाइन देने के लिए बाकायदा अपने आप को मतलब घर जाने के लिए फाइनली वो तैयार हो गए हैं। अच्छा। और वो अब मुझे नहीं लगता कि एफआईएच को खत लिखेंगे, और फिर मुझे ये भी नहीं लगता कि तैयब कराम जो कि पाकिस्तान हॉकी के तमाम मामला से बाखूबी आगाह है, मुझे नहीं लगता कि वो इस हवाले से कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे। लेकिन फिर भी इस नुक्ते को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इस पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल इस पे सबको एक साथ बैठकर सोचना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं तो इस बात कहता हूँ कि अगर मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा, और मैं समझता हूँ कि हॉकी में कोई पैसा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो भाई मैं यहाँ पे बैठ कर क्यों अपना और लोगों का वक्त जाया कर रहा हूँ? तो जरूरी है कि मैं अपना वक्त जाया ना करूँ, ना ही किसी को वक्त जाया करने दूँ, मैं खुद घर चला जाऊँ। तो भाई वसीतर मफाद में हॉकी के मैं समझता हूँ कि तमाम जो लोग फारिग हो गए हैं वो चले जाएं,
नई गवर्नमेंट का इंतजार करें, फाइनली खामोश होकर बैठें। और ये बात भी सही है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो हमारी सियासी तौर पे अपॉइंटमेंट ही होती है, तो सियासी अपॉइंटमेंट किसकी होती है, आया वो भुगटी साहब को कंटिन्यू करते हैं या किसी और को लाते हैं, इसका इंतजार करें। और अभी जो हमारे पास ओलंपिक क्वालिफाई राउंड का टास्क है, जहाँ टीम ने ओमान जाना है, तो उसको करने दें। और एक बात और जो शुरू में कहा अरसलान आपने कि जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, तो भाई जूनियर टीम हमारी कब गई थी अरसलान? हमारे तो 9 लड़के सीनियर टीम के थे। सही बात है। तो हमारी तो जूनियर टीम ही नहीं गई, तो हम तो शर्मिंदा पे शर्मिंदा हैं। और अल्लाह ताला से तो दरख्वास्त गुजार है कि या अल्लाह हम पे रहम फरमा, हमारी हॉकी पे रहम फरमा और सबको हिदायत अता फरमा। यार सही बात है रियाज भाई, ये बात ठीक है कि हनान शाहिद हो गया, सुफियान हो गया, ये सारे तो सीनियर खेल रहे हैं, साथ ही जूनियर खेल रहे, क्योंकि लड़के ही नहीं है, पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है। और दूसरा यही बात आपसे भी रियाज भाई, अगर FIH को खुदा न खास्ता को ख़त लिखने का काम कर दिया ना सजाद कोकर साहब ने, तो फिर तो आप समझ लें हॉकी का पट्टा ही बैठ जाएगा, फेडरेशन बैन हो गई तो फिर तो एक नया एक मसला शुरू हो जाएगा। रियाज भाई आवाज़ आ रही है? अच्छा चले सईद भाई, जो बात कर रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप की जूनियर, सही बात है, सीनियर खेले हैं सारे डेफिनेटली। अब देखिए कि हमारे पास प्लेयर कितने हैं, जितने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हॉकी के खिलाड़ी हैं, इतने रावलपिंडी में जो है वो 90 के इरा में हुआ करते थे। यानी कि पिंडी डिवीज़न में उस वक्त इससे ज़्यादा खिलाड़ी थे जितने इस वक्त पूरे पाकिस्तान टीम। ओए होए, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। सही। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि फैसलाबाद डिवीज़न में मुझे अभी तक याद है कि 1988 में 14 अगस्त का टूर्नामेंट हो रहा था, डी ग्राउंड के अंदर हुआ करता था। उसमें से 8 या 9 टीमें ऐसी थी जिनके बारे में ये था कि वो कोई भी टीम जीत जाएगी। और 88 अच्छी टीम थी, टफ इतनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जो फाइनल था वो अभी भी मुझे याद है, गुलबर्ग काकड्स और क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के, चूँकि मैं क्रिसेंट की तरफ से खेल रहा था, तो प्रेंटिस स्टोक पर मैच था और इसमें ये तमाम लोग खेल रहे थे। खालिद बशीर भी था, राना मुजाहिद भी था, ये दोनों फुल बैक खेल रहे थे। और इवन के शहबाज सीनी साहब भी आगे जो है वो लेफ्ट हैंड खेल रहे थे। तो उस वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि 52 टीमें जो थीं वो पार्टिसिपेट कर रही थी, और ये वनडे टूर्नामेंट था। ओए होए होए, अब बहुत बड़ी बात है। और ये यानी कि इस हद तक जो है वो वहाँ पर इतनी टीमें हुआ करती थी। और फिर मैं आपको एक और भी वाक़या बता देता हूँ कि ये बात है, जब मैं 87 की बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी के ट्रायल हो रहे थे, तो कम से कम 450 लड़का वहाँ पे उस ट्रायल में मौजूद, 450 लड़का। सईद भाई ये जो आप लेगेसी बता रहे हैं ना, और ये जो आप बता रहे हैं, अब तो मेरा आप सही कहते हैं, फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान भर में इतना लड़का मौजूद नहीं जितना शायद ट्रायल में ही था किसी एक के और यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया सईद अहमद साहब, रियाजुद्दीन साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।